नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोशल स्टोरी में। चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अम्मा जी, ओ अम्मा जी, कहाँ चल दी चुपचाप? क्या आपको मालूम नहीं है कि वहाँ बन रहा प्रसाद पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता है, बाद में सबको दिया जाता है। हे भगवान, सच में घोर कलयुग आ गया है। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी अपनी चटोरी जुबान पर काबू नहीं रख सकते। कहती हुई कमला जी की बहू सपना बड़बड़ करती हुई अपनी सास कमला जी का हाथ पकड़कर खींचती हुई बरामदे में लाकर पटकती हुई बोली, अब जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक यहीं बैठी रहना बुढ़िया, वरना जानती है ना, जितनी नादानियां सबके सामने करोगी अकेले में उससे ज़्यादा सूद समेत चुकाना पड़ेगा। बेचारी कमला जी ने बुखार के कारण खाना ही नहीं खाया था और बहू ने अपने बेटे वीर के जन्मदिन पर आज घर में पूजा और शाम को केक के साथ कई प्रकार के व्यंजन के साथ पार्टी का आयोजन रखा था, जिसकी खुशबू कमला जी की भूख को और भी अधिक बढ़ा रही थी। कमला जी मन ही मन सोच रही थी, काश इतने सारे लोगों में से किसी एक को मुझ पर थोड़ी सी दया आ जाए। और फिर भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान, मुझे आज का बना हुआ भोग ना सही, कम से कम कल या परसों की बनी हुई बासी रोटी या चावल ही दे दे। कमला जी खाने के बारे में सोच ही रही थी कि उनका पोता वीर दोनों हाथों में बूंदी के लड्डू लिए कमला जी की तरफ ही आ रहा था कि अचानक उसके पैर से कुछ टकरा जाने से वो कमला जी के ही ऊपर गिर पड़ा और दोनों लड्डू कमला जी की गोद में ही गिर गए, जिससे वीर रोने लगा। उसका रोना सुनकर सपना दौड़कर आई और कमला जी के ऊपर ही चिल्लाते हुए बोली, क्यों बुढ़िया, तेरे पेट में कितनी आग लगी है जो मेरे बेटे के हाथ से लड्डू छीन लिया? इतनी उम्र हो गई है लेकिन लगता है लाज शर्म तो बेच ही खाई है। उससे पेट नहीं भरा तो मेरे बेटे के हाथ से लड्डू छीन लिया। बुढ़िया को 2 मिनट की भी शांति नहीं है। जब सबको प्रसाद मिलेगा तो आपको भी मिल जाएगा ना, लेकिन नहीं, आपको तो सब बोलना बेकार है। और अपने घर की काम वाली बाई रीना से कहा कि बुढ़िया के पास से लड्डू छीनकर कुत्ते को डाल दे। और इतना बोलकर सपना वहां से चली गई। रीना ने कमला जी से कहा, अम्मा, आप ये लड्डू अपने कमरे में लेकर जाइए और चुपचाप खा लीजिए। मैम साहब बोलेंगी तो मैं कह दूंगी कि मैंने लड्डू कुत्ते को डाल दिया। मरता क्या ना करता। बेचारी कमला जी भूख से व्याकुल हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपमान का घूंट पीकर चुपचाप लड्डू को पकड़ा और अपने कमरे में जाकर ऐसे खाने लगी जैसे इसके पहले कभी उन्होंने लड्डू खाए ही ना हो। थोड़ी देर बाद सपना ने देखा कि बुढ़िया बाहर से उठकर अपने कमरे में चली गई है, तो उसने राहत की सांस ली और मन में सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ बुढ़िया यहाँ सामने से हट गई, वरना मेहमानों के सामने ऐसी फटीचर बुढ़िया आ जाए तो मुझे ही शर्म आने लगती है। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बेइज्जती करवाने में। फिर ये सोचते हुए रसोई घर में ये देखने चली गई कि सारा खाना बन गया या नहीं, क्योंकि कुछ ही देर बाद पार्टी शुरू होने वाली थी। सपना ने उस दिन रेशमी साड़ी, सोने और हीरे के आभूषण पहनी हुई ऐसे लग रही थी जैसे हूर की परी हो। जो भी मेहमान आता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता और सपना मन ही मन इतराती रहती। बस पूजा शुरू होने को ही थी कि कमला जी की बेटी गौरी भी वहाँ पहुँच गई, जो कि विदेश में रहती थी, क्योंकि उसने अपने आने की सूचना किसी को भी नहीं दी थी। वो तो अपने भाई और भाभी और माँ को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन आगे देखा तो ये क्या, वो तो अपने मायके में आकर खुद ही सरप्राइज हो गई। उसके मायके में पूजा करवाई जा रही है और उसे पता भी नहीं था। उसे देखकर सपना भी चौंक गई। उसने कहा, अरे दीदी, आप आने वाली हैं, आपने तो हमें कोई खबर ही नहीं दी। अगर आप बता देती तो मैं किसी को लेने के लिए भेज देती। गौरी मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं भाभी, किसी को भेजने की क्या ज़रूरत है, आजकल टैक्सी मिलती है ना, और हम पढ़े लिखे लोगों के लिए
गाड़ी बुक करना कौन सा मुश्किल काम है। इतना कहकर वो अपना सारा सामान लेकर घर के अंदर जाने लगी। तभी सपना बोली, अरे दीदी आप रहने दीजिए ना, आपका सामान रीना अंदर रख देगी। गौरी ने हंसकर कहा, क्यों भाभी, रीना को कोई काम नहीं है क्या जो वो सिर्फ मेरा ही काम करती रहेगी। इतना बोलकर गौरी ने अपना सामान उठाया और माँ माँ करती हुई अपने कमरे में चली गई। बेचारी कमला जी अपनी वीरान जिंदगी के साथ अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने पैरों के नाखून को तोड़ने का असफल प्रयास कर रही थी। उनके कपड़े इतने गंदे थे और जगह जगह से फटे हुए भी थे और उनसे बदबू भी आ रही थी। उनके नाखून इतने बड़े थे कि कभी कभी उनके पैर आपस में टकराते ही चोटिल हो जाते थे, लेकिन उन्हें बिना चश्मे के ठीक से दिखाई भी ना देने के कारण वो अपने नाखून स्वयं नहीं काट सकती थी। गौरी ने अपनी माँ को ऐसी बदहालत में देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ के पास गई और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कमला जी का दर्द भी कई दिनों के बाद अपनी बेटी को पाकर उसके गले लगते ही उनकी आंखों से समुद्र की गहराई तक उमड़ पड़ा। दोनों माँ बेटी का रोना सुनकर सपना उस कमरे में आ गई और गौरी को झकझोरते हुए बोली, दीदी माँ जी की तो उम्र हो गई है, तो उम्र के साथ साथ अकल भी कमजोर हो गई है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आप आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की होकर ये क्या ऐसे गवारों जैसी हरकतें कर रही हैं। अरे आज हमारे घर में इतनी बड़ी पूजा होने जा रही है। आज मेरे बेटे वीर का जन्मदिन है, इस लिहाज से आज खुशियाँ मनाने का दिन है और आप रो रही हैं, और रो भी रही हैं तो किसके लिए? इस फटीचर बुढ़िया के लिए जो आज नहीं तो कल भगवान के पास जाने ही वाली है। अरे अभी इनके जिंदा रहने से किसको फायदा होने वाला है? अगर ये मर भी गई तो अच्छा ही होगा, कम से कम धरती पर एक बोझ तो कम होगा। सपना की ऐसी बेहुदे बातें सुनकर गौरी का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ गया और उसने एक थप्पड़ सपना के गाल पर जड़ दिया और कहा, एहसान फरामोश औरत, मेरी माँ के बारे में ऐसे शब्द बोलते हुए तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? यही शब्द अगर तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए कहती तो तुम्हें क्या अच्छा लगता? कभी तो सोच समझ कर बोला करो भाभी, और मेरी माँ ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। सपना चुपचाप अपना गाल सहलाती हुई रह गई और वहाँ से बिना कुछ बोले चुपचाप चली गई। गौरी ने अपनी माँ को सबसे पहले अपने पास रखे हुए कुछ फल खिलाए और उन्हें अच्छी तरह से नहलाया और उनके लिए जो नई साड़ी लाई थी वो पहनने के लिए दी। तब तक पूजा हो चुकी थी। कुछ लोग जिन्हें जल्दी जाना था वे लोग भोजन करना भी शुरू कर चुके थे। तब गौरी अपनी माँ के लिए एक थाली में भोजन परोस कर लाई और उस थाली में उसने वो सारी डिश रखी जो उस दिन बनाई गई थी। कमला जी उस दिन उस थाली के भोजन को ऐसे खा रही थी जैसे उन्होंने इसके पहले कभी ऐसा स्वादिष्ट भोजन खाया ही ना हो। गौरी अपनी माँ को एकटक देखे ही जा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि जिस माँ ने जीवन भर कष्ट सहकर हम बच्चों के लिए इतनी तकलीफ उठाई कि भविष्य में इनके बच्चों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, बच्चों को खिलाकर खुद भूखी रही, आज वही माँ कितनी परेशानी में है। काश मैं अपनी माँ को अपने साथ लेकर जा पाती। जब कमला जी ने भरपेट भोजन कर लिया तब उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने स्वर्ग का सारा सुख भोग लिया हो। न जाने मैं कितने दिनों से नहाई नहीं थी, जिसके कारण मेरे शरीर में इतनी खुजली होती थी कि मुझे अपने आप से घृणा होने लगी थी। बहू से कहती नहलाने के लिए तो वो स्पष्ट जवाब देती कि उसके पास टाइम नहीं है और कहती कि भगवान ने आपको भी हाथ पैर दिए हैं ना, उनका इस्तेमाल कब करोगी? नहाना है तो अपने आप से नहाओ, वरना पड़ी रहो ऐसी ही गंदगी में। और रीना जो काम वाली बाई है ना, उससे कहती नहलाने के लिए तो उसे भी बहू ऐसे ऐसे काम बता देती
क्योंकि वो चाहकर भी मुझे नहीं नहला पाती थी। और कभी कभी बहू इधर उधर जाती तो रीना मुझे नहला देती थी। बेटी, मैंने रीना से कहा है कि मेरी बेटी जब विदेश से लौटकर आएगी तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी। बेटी, या तो तू ही मुझे उसके लिए पैसे दे दे या तू ही अपने हाथों से चुपचाप उसे पैसे दे देना, ताकि सपना को पता ना चले, वरना वो तेरे चले जाने के बाद मुझे डांटेगी, उससे ज़्यादा मारेगी वो अलग। पहले तो मार सह लेती थी बेटी, लेकिन अब इन बूढ़ी हड्डियों से मार नहीं सही जाती। समझ तो रही है ना बेटी मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बेटी, अगर तू सच में मुझसे प्यार करती होगी तो ये बात सपना को पता मत चलने देना, वरना वो मुझे और ज़्यादा मारेगी। उसकी मार से ज़्यादा उसका शेरनी की तरह दहाड़ने से डर लगता है। बेटी, जब वो दहाड़ती है ना तो ऐसा लगता है जैसे अब ये धरती फट जाएगी। गौरी ने अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कुछ रुपए उनके हाथ में रख दिए और कहा, माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगी। कमला जी थर-थर कांपती हुई गौरी से बोली, नहीं बेटी, सपना से कुछ मत कह देना कि वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे उतना ही ज़्यादा मारेगी जितना वो तुझसे चिढ़ेगी। गौरी अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत दुखी हुई और सोच में डूब गई कि अपने भाई और भाभी को कैसे सबक सिखाए। वही कमला जी सोच के भंवर में गोते खाने लगी और अतीत में खो गई, जिस राज को आज तक उन्होंने अपने दोनों बच्चे, बेटी गौरी और बेटा राजू को भी आज तक नहीं बताया था। जब कमला जी की सहेली बिमला और उसके पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, तब उसकी बेटी सपना महज 1 साल की ही थी। और जब कमला जी अपने पति के साथ बिमला से मिलने अस्पताल गई थी, तब बिमला की आखिरी सांसें चल रही थी। उसने जैसे ही कमला जी को देखा तो उन लोगों की भीड़ में केवल कमला का ही नाम लेकर पुकारा था। जब कमला जी उसके पास गई तो बिमला ने अपना हाथ कमला जी के हाथ के ऊपर रखा और कहा, कमला, तू मेरी सबसे अच्छी और विश्वास पात्र सहेली हो। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम मेरी बेटी सपना के सिर से कभी अपना हाथ नहीं हटाओगी। हमेशा तुम्हारा आशीर्वाद भरा हाथ मेरी बेटी के सिर पर ही रखोगी। कमला, जल्दी से मुझे वचन दो, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरी बेटी को हमेशा अपनी सुरक्षा में रखोगी ना? कमला, मुझे वचन दो कमला। जब कमला जी ने कहा, हाँ बिमला, मैं तुम्हारी बेटी का हमेशा ध्यान रखूंगी। कमला जी के इतने कहने की देर थी और विमला के प्राण पखेरु उड़ गए। वही उसके पति की भी उसी समय मृत्यु हो चुकी थी। उस दिन से सपना को कमला जी ने ही गोद ले लिया। पुलिस वालों ने जब बिमला और उसके पति की रिपोर्ट पोस्टमार्टम के लिए लिखी तो ये भी लिखा कि उसकी 1 साल की बेटी भी है, लेकिन 1 साल की बेटी कहाँ रहेगी, उसे कौन संभालेगा, वो किसके पास रहेगी। तभी कमला जी सामने आई और बोली, सर, विमला ने अपने जीवन के आखिरी समय में अपनी बेटी सपना की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, इसलिए आज से सपना मेरी तीसरी बेटी बनकर रहेगी। तब वहां उपस्थित पुलिस वालों ने उनसे कहा, कमला जी, आपने जितना बहादुरी का काम किया है शायद ही कोई कर सकता है, लेकिन हाँ, आपको कुछ सरकारी कागजों पर साइन करने होंगे, क्योंकि हम भी कानून के बंधन में बंधे हुए हैं। एक कॉपी आप अपने पास रखिएगा और एक कॉपी थाने में जमा रहेगी, क्योंकि आपके भी अपने 2 बच्चे हैं। वैसे तो जिसके बच्चे होते हैं उन्हें बच्चा गोद नहीं दिया जाता। क्या पता आप अभी तो बच्ची की भावनाओं में बहकर इस छोटी सी बच्ची पर तरस खाकर इसे गोद लेने का निर्णय ले रही हो, लेकिन क्या पता समय आने पर आप ही इसके साथ सौतेला व्यवहार करने लगे। उस दिन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप एक शपथ पत्र लिखित में भी दीजिए कि आप इस बच्ची के साथ जीवन भर उसकी माँ की तरह रक्षा और प्यार देगी। कमला जी के मन में उस समय अपनी सहेली के लिए बहुत ही हमदर्दी थी
और सपना की मासूमियत देखकर तो उसका कलेजा मुंह को आता था। उसके मन में सपना के प्रति निश्चल प्रेम था, इसलिए उन्होंने तुरंत ही एक शपथ पत्र बनाया और वो सारी बातें उसमें लिख दी जो पुलिस वालों ने बताया, और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके सपना को अपने घर ले आई। कमला जी और उनके पति ने तीनों बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन सपना जैसे ही 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की, उसके बाद सपना के चाचा और उसके बड़े पापा ने आपत्ति उठाई कि सपना को अपने पास रखकर छोटे स्कूल में नहीं बल्कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाओ, वरना हम आपके ऊपर केस कर देंगे। कमला जी ठहरी सीधी सादी, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो तीनों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा सके, इसलिए उन्होंने जब सपना से उसके विचार पूछे तो उसने भी हाँ कह दिया, क्योंकि सपना के चाचा उसके स्कूल में जाकर उसे उल्टी सीधी बातें बताते रहते थे कि उसे कमला जी ठीक से नहीं रखती और अपने दोनों बच्चों को कैसे अपने पास रखकर खाना खिलाती है, और तू तो कितनी भोली है, तू अगर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेगी तो वहाँ तुझे अलग अलग प्रांत के लोग मिलेंगे, अलग अलग भाषा सीखोगी, और तो और तुझसे कौन चालाक है और कौन समझदार है ये भी पता चल जाएगा। बस फिर क्या था, सपना ने जिद कर ली कि उसे बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ने जाना है। इसलिए सपना की जिद को पूरा करने के लिए कमला जी और उनके पति ने उसका बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवा दिया। बोर्डिंग स्कूल में जाते ही सपना के तेवर ही बदल गए। अब सपना कमला जी और उनके पति को पापा मम्मी नहीं कहती थी, क्योंकि उसके चाचा और ताऊ ने उसे गलत शिक्षा देना शुरू कर दिया था। जब भी सपना की गर्मियों की छुट्टी होती या तीज त्योहार की छुट्टी होती तो उसके चाचा या ताऊ कमला जी से पहले ही उसे उसके बोर्डिंग स्कूल से अपने घर ले जाते, और जब उसकी फीस भरने की बारी आती तो सपना से कहते कि कमला जी को फ़ोन करना तुम्हारे स्कूल की फीस भर दे। और सपना के मन में कमला जी और उनके पति के खिलाफ ऐसे जहर घोलते कि वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उन्होंने सपना को ये बात बता दिया था कि सपना की मम्मी और पापा की जान कमला जी के कारण ही गई है, इसलिए सपना कमला जी को अपना दुश्मन समझती थी। क्योंकि सपना की मम्मी बिमला ने अपने ससुराल वालों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपनी सहेली पर भरोसा करके अपने अंतिम समय में सपना की जिम्मेदारी कमला जी को सौंप दी थी। बस वे लोग उसी दिन का बदला लेना चाहते थे, इसलिए सपना को बोर्डिंग स्कूल में जैसे मर्जी वैसे रहने के लिए उकसाते रहते थे। सपना भी बहुत फिजूल खर्ची करने लगी थी, इसलिए उधर कमला जी दिन भर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में लोगों के कपड़े सिलती। वहीं उनके पति ओवर टाइम काम रोज ही करते ताकि इनकम अधिक से अधिक हो सके। मेहनत अधिक और पौष्टिक भोजन ना मिलने की वजह से कमला जी के पति को कमजोरी बहुत आ गई थी, और एक रात वो रात में भोजन करके सोए तो सोए के सोए ही रह गए। उन्हें रात में ही हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब कमला जी ने सुबह देखा तो उनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट चुका था। बेचारी कमला जी अपने पति के निधन से टूट गई थी। उनको बच्चों की चिंता सताने लगी थी कि कैसे 3-3 बच्चों का खर्चा उठाएगी अकेली। लेकिन सपना को उनके दुख या सुख से कोई लेना देना नहीं था। सपना को तो उनको परेशान करने में ही बड़ा मजा आता था। जब सपना की पढ़ाई पूरी हो गई और राजीव भी पुलिस विभाग में नौकरी करने लगा, तब सपना के चाचा और ताऊ ने कमला जी के ऊपर दबाव बनाया कि वो सपना को ही अपने घर की बहू बनाए। अब कमला जी ने भी उसकी माँ को उसके अंतिम समय में वचन दिया था, इसलिए अपने वचन का पालन करने के लिए उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने घर की बहू बना लिया। सपना ने कमला जी की बहू बनते ही उनके घर की सारी भागदौड़ अपने हाथ में ले ली। अब सपना की जैसी मर्जी होती वो वैसे ही घर चलाने की कोशिश करती। अब आई बारी गौरी की शादी की तो सपना ने सोचा गौरी के लिए ऐसा लड़का ढूंढे कि जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो, ताकि गौरी कभी भी
उससे ऊंची आवाज में बात ना कर सके। उसने अपने ही क्लास का एक लड़का, जिसका नाम रोहन था, वो लड़का कॉलेज में ही साइकिल से आता था। उसे देखकर सभी लोग हंसी उड़ाया करते थे। सपना ने सोचा, अगर गोरी की शादी उससे करवा देती हूँ तो गोरी गरीब की मार के कारण हमेशा सर नीचे करके ही रहेगी। और एक दिन सपना ने अपनी सास कमला जी और गोरी और अपने पति से इस बारे में बात की। सपना ने उस लड़के की बहुत तारीफ की कि मेरे कॉलेज का लड़का है, बहुत ही शरीफ और ईमानदार लड़का है। अगर हमारी गोरी की शादी जान पहचान की जगह में हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर गोरी की शादी उस लड़के से हो गई तो गोरी बहुत खुश रहेगी। कमला जी ने भी सोचा कि बहू गोरी का बुरा थोड़ी चाहेगी। अगर वो इतना बोल रही है तो कुछ सोच समझकर ही बोल रही होगी। फिर गोरी की राय ली तो गोरी ने कहा, माँ, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए। आप जो भी फैसला लोगी अच्छा ही लोगी। तो सब इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। एक दिन ऐसा आया कि सपना ने गोरी की शादी रोहन जैसे गरीब लड़के के साथ करवा दी। गोरी ने उसे अपना नसीब समझकर खुशी खुशी अपना लिया। रोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसने अपनी मेहनत के दम पर ही पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। इसलिए विदेश की एक कंपनी की तरफ से उसे प्लेसमेंट मिला कि उसे आजीवन कहीं भी आने जाने का टिकट फ्री और करोड़ों रुपए का पैकेज था। ये ऑफर गोरी के शुभ कदम उसके घर में पड़ते ही मिला। इसलिए वो गोरी को अपना लकी जाम समझता था। रोहन को विदेश में नौकरी मिल गई, वो भी बिना किसी मशक्कत के। ये बात आग की तरह पूरे शहर में और गोरी के दोस्तों और कॉलेज तक फैल गई। सपना ने जब ये समाचार सुना तो वो तो जल भुनकर राख हो गई। उसे गोरी की खुशकिस्मती पर बड़ा क्रोध आ रहा था। वो गोरी का जितना ज़्यादा अच्छा होता हुआ सुनती, अपनी सास कमला जी पर और भी ज़्यादा अत्याचार करती। लेकिन बेचारी कमला जी कर ही क्या सकती थी। कभी कभी कह देती थी, बहू, मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ होती तब भी क्या तुम उसके साथ ऐसा ही करती। ये सुनकर तो सपना समझो कमला जी पर आग ही उगलने लगती थी। परंतु कमला जी ने भी उसे कभी पराया नहीं समझा। जब वीर को हंसते खेलते देखती, उन्हें अपनी सहेली विमला जी की बहुत याद आती। उन्हें लगता, काश आज विमला जिंदा होती तो अपने नाती का कौतूहल देखकर कितना खुश होती और खुद भी खुश होते हुए रो बैठती। लेकिन सपना न जाने कमला जी से किस जन्म का बदला लेने में लगी हुई थी। अपने माँ बाप को याद करने की बजाय कमला जी पर ही अपना सारा गुस्सा निकालती। कमला जी अपने अतीत में खोई हुई थी और उनकी आंखों की कोर गीली हुई जा रही थी। तभी गोरी अपनी माँ की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, माँ, कहाँ खो गई आप? आपकी बेटी 30 साल बाद आपके पास आई है और आप हैं कि अपने में ही मस्त है। आपको मुझसे बात नहीं करनी क्या? तो मैं रोहन को फ़ोन करके बुला लेती हूँ और अपने ससुराल चली जाती हूँ। कमला जी बोली, अरे नहीं नहीं बेटी, तू कैसी बातें कर रही है? तू ही तो है बेटा मेरा दुख सुख जानने वाली और समझने वाली। अगर तू भी मुझसे रूठ जाएगी तो मैं किसके मिलने की आस में जीऊँगी। तभी गोरी बोली, माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। माँ, आप आराम करो, मैं अभी खाना खाकर आती हूँ। सभी मेहमान खाकर चले गए हैं, लेकिन सपना ने गोरी को खाना खाने के लिए भी नहीं बुलाया था। लेकिन उसकी माँ का दिल रखने के लिए गोरी ने कहा कि मैं खाना खाकर आती हूँ, और अपनी माँ के कमरे की खिड़की को ऐसे खोल कर रखा था कि वो वहाँ का सारा नज़ारा देख सके। गोरी जैसे ही खाना खाने बाहर गई, सपना झटपट से कमला जी के कमरे में गई। उनका मुंह दबाते हुए और बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से निकाले हुए उनके मुंह को पूरा बिचका दिया। कमला जी कहराती रही, दोनों हाथों से झटपटा रही। उनके नाखून के निशान सपना के हाथ में लग गए। जब नाखून के निशान जोर से लग गए तब उनके मुंह को छोड़कर बाल पकड़कर कमरे में घसीटते ले गई।
तो कई दिनों से ना ही उनके सिर में तेल लगा था और ना ही कंघी हुई थी। इससे बाल बहुत कमज़ोर हो गए थे, इसलिए बहुत से बाल सपना के हाथ में ही आ गए थे। कमला जी के बाल उखड़ जाने के कारण उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सपना ने देखा कमला जी की आवाज़ बाहर तक जा रही है, तो उसने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। बेचारी कमला जी बेबस, लाचार, निठल सी परस्पर पड़ी रही। गौरी ने उसी खिड़की में पर्दे के किनारे अपना मोबाइल का वीडियो ऑन करके छोड़ दिया था और एक मोबाइल अपने हाथ में रख लिया था, ताकि सपना इस बात से निश्चित रहे कि कहीं गौरी ने अपना मोबाइल कमरे में ही तो नहीं छोड़ दिया है। उस समय तक राजीव घर पर नहीं था, क्योंकि उस दिन उसके एरिए में कर्फ्यू लगा था, इसलिए वो 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहने वाला था। अब गौरी को पुख्ता सबूत मिल गया था। उसने सोचा सपना की सारी सच्चाई उसके भाई के सामने ही दिखाएगी। ऐसा सोचकर वो रोहन के साथ अपने ससुराल चली गई। अपने घर जाते ही गौरी ने अपना मोबाइल टेबल पर रख दिया। तब उसकी बेटी रिया आई और मोबाइल से खेलने लगी और गलती से वो वीडियो गौरी के भाई राजीव को भेज दिया। राजीव उस समय ड्यूटी पर था। उसने देखा दीदी ने कुछ भेजा है, इसलिए उसने उस समय उस वीडियो को नहीं देखा। तभी किसी दूसरे सिपाही ने उसके काम का वीडियो भेजा। उसे देखने के लिए जब उसने व्हाट्सएप खोला तो देखा गौरी ने भी कुछ भेजा है। उसने जब वो वीडियो देखा, ऐसा हो गया जैसे काटो तो खून नहीं। तभी वहाँ उपस्थित कर्मचारी उससे कहने लगे, सर क्या हुआ सर, आप ऐसे चुप क्यों हो गए, क्या हुआ सर, कुछ गलत चीज़ देख लिया क्या आपने? राजीव ने किसी से कुछ नहीं कहा और तुरंत अपने घर चला गया। उसने घर में जाकर देखा तो सपना अपनी चाची के साथ ठेके लगाकर बातें कर रही थी और उस दिन वाली सारी बात बता रही थी जो राजीव ने वीडियो में देखा, और गौरी को बार बार गवार कह रही थी। फिर वो सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। वहाँ जाकर देखा तो कमला जी के बाल भीगे हुए हैं, उनका शरीर ठंडा पड़ चुका है, सांसें बंद हो गई है और हाथ पैर में जान ही नहीं है। माँ माँ कहकर जोर से दहाड़े मारकर रो पड़ा। रोने की आवाज़ सुनकर सपना भी दौड़कर कमला जी के कमरे में आई। उसने देखा कमला जी नीचे फर्श पर पड़ी हैं, जबकि वो तो हमेशा बिस्तर पर ही सोया करती थी। वो जैसे ही राजीव के हाथ को पकड़ने गई, राजीव ने इशारे से उसे मना कर दिया। सपना दंग रह गई कि राजीव उसे हाथ लगाने से क्यों मना कर रहा है, और उसने मोबाइल की तरफ इशारा किया। जब सपना ने मोबाइल खोलकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सपना रोज ही राजीव से कहती थी कि वो कमला जी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। इसलिए राजीव अपनी माँ की तरफ से निश्चित हो गया था। लेकिन उस वीडियो ने सारी सच्चाई सामने लाकर रख दी थी। राजीव ने गौरी को मैसेज किया कि हमारी माँ किसी का अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकी और हम सबको छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, इसलिए जल्दी से उनके अंतिम दर्शन करने आ जाओ। गौरी ने जब वो मैसेज पढ़ा तो उसे मजाक लगा। उसने राजीव को फ़ोन लगाया। फ़ोन सपना ने उठाया और बताया कि हाँ ये सच है कि अब माँ जी इस दुनिया में नहीं रही। इतना सुनते ही गौरी का तो खून खोल रहा था सपना के लिए, लेकिन ऐसे गमगीन माहौल में बात का बतंगड़ बनाना उसने ठीक नहीं समझा। अब बारी आई कमला जी की सारे सामान को निकाल कर देने की, तो गौरी और राजीव ने सारा सामान तो निकाल दिया, लेकिन कमला जी के पास एक छोटा सा चंदन की लकड़ी का बना बक्सा था। उसकी चाबी को कमला जी ने आज तक किसी को नहीं छूने दिया था, लेकिन कमला जी के निठाल होते ही गौरी के आने से पहले ही सपना ने उसकी चाबी अपने कब्जे में ये सोचकर रख ली थी कि उस बुढ़िया ने शायद सोने चांदी हीरे मोती के गहने जेवर रखे होंगे। लेकिन फिर बक्सा गौरी की नज़रों से छुप नहीं सका, इसलिए उसने कहा, भाभी इस बक्से की चाबी कहाँ है? अभी यहाँ सारा समाज जुड़ा हुआ है, इसलिए इस बक्से को भी यही सबके सामने खोल दो।
ताकि अकेले में मैं कब्जा ना कर सकूं और ना ही आप कब्जा कर सको। अब पूरे समाज के सामने सपना ना तो कह नहीं सकती थी, इसलिए उसने सभी के सामने उस छोटे से बक्से को जैसे ही उसने खोला, सबसे ऊपर वही गुड़िया थी जिसे बहुत जिद करके सपना ने खरीदा था। वहाँ तीनों बच्चों के स्कूल के आइडेंटिटी कार्ड की फ़ोटो भी थी। सपना के वो सारे छोटे छोटे खिलौने थे जिन्हें वो बचपन में बहुत ही प्यार से खेला करती थी। उन खिलौनों को, उन फोटो को देखकर सपना की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। और उसमें एक फ़ोटो था जिसमें राजीव के पापा ने सपना को अपने कंधे पर बैठाया था और राजीव और गौरी अपने पापा के दोनों हाथ पकड़कर चल रहे थे। और सपना ने उन फोटो में अपना और उन सबका नाम भी लिखा था। सपना ने जब उस फोटोग्राफ को देखा तो जोर जोर से रो दी, लेकिन उस समय चुप कराने वाली वो ममता वहाँ नहीं थी। फिर सपना ने सबसे नीचे रखी डायरी को खोलकर पढ़ा। उसमें बिमला जी के मरने वाली रात की तारीख थी। उस डायरी में कमला जी ने जिस दिन से सपना को गोद लिया था, उस दिन से आज तक की सारी खुशी और गम लिखे हुए थे, जिन्हें पढ़ पढ़कर सपना चाहकर भी अपने आंसू रोक ना सकी। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसके चाचा और ताऊ उसे इसलिए भड़का रहे थे ताकि सपना अपने ससुराल की होकर रह जाए, अपने पिता का हिस्सा लेने चाचा और ताऊ के पास ना जाए। सपना को अब समझ में आया कि राजीव के पापा की मृत्यु भी उसके शौक और आवश्यकता की पूर्ति करने के चक्कर में हुई है, और कमला जी भी कब तक अपनी बहू के अत्याचार को सहती। शायद उसे भी अपनी बेटी के आने का ही इंतजार था। सोचा होगा अब बेटी के आने के बाद भी तो बहू इतना ही मारती पीटती है और बेटा तो आँख होते हुए भी अंधा बन बैठा है, इसलिए किसी के ऊपर भी आस रखना गलत है। और वो इतना बड़ा अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी और वो कमज़ोर पड़ती गई होगी। सपना ने इस डायरी के नीचे 2 पेपर रोल रखे, जो एक गोद लेने का सर्टिफिकेट था और एक शपथ पर था, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि वो सपना की परवरिश उसी तरह करेगी जैसे अपने दोनों बच्चों की करेगी, और उसकी परवरिश में थोड़ी सी भी कमी होगी तो सपना या सपना के परिवार वाले कमला जी या उनके परिवार वालों के ऊपर केस कर सकते हैं। सपना ने जब वो शपथ पत्र पढ़ा और जब से उसने अपना होश संभाला था, तब से अब तक का कमला जी के व्यवहार के बारे में सोचा तो उसने महसूस किया कि वास्तव में उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को लोकल स्कूल में पढ़ाया और उसे बोर्डिंग स्कूल और महंगे स्कूल में पढ़ाया। अपने बच्चों को समझौता करना सिखाया, लेकिन उसकी हर डिमांड पूरी की। और भी बहुत सारी बातों को याद करके वो बहुत रोने लगी, लेकिन उस समय उसे ना ही गौरी ने सांत्वना दी और ना ही राजीव ने। राजीव ने तो उससे अपना सारा रिश्ता नाता ही तोड़ लिया था। सपना उसे मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और सपना को छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसाकर रहने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें।